ओके, हमने इससे पहले जो भी मेथड्स पढ़ा इससे पहले लेक्चर्स में, ठीक है, सारे के सारे मेथड्स आपको प्रिपरेशंस कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया ना। रिवीजन्स करने के बाद अभी हमको क्या करना है, अभी आपको इक्वेशंस अगर सॉल्व करने आ जाते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने तक ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब इक्वेशन फ्रेम कैसे करना है, इक्वेशन बनाना कैसे। आपको जो शाब्दिक प्रश्न दिया होगा उस शाब्दिक प्रश्न से हमको क्या करना है, समीकरण बनाने पड़ेंगे, समीकरण बनाना है और उसको सॉल्व करना है। अभी जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं आपको, बोला गया कि ऐसे दो नंबर पता करो जिसको जोड़ने पर आपको 5 मिलता हो, ऐसे दो नंबर जिसको जोड़ने पे 5 मिलता हो और उसी दो नंबर को घटाने पर 1 मिलता हो। ऐसे दो नंबर जिसको जोड़ने पर आपको 5 मिलता हो और घटाने पर 1 मिलता हो, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे। ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ऐसे कोई भी आपके घर से गांव से अगर आया तो ऐसे दो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि ऐसे नंबर्स बताओ, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा पूछता हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है, मैंने ऐसे जस्ट जनरली एक क्वेश्चन पूछा आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर 4 से गुणा करने पर आपको आंसर 20 मिलता है, तब क्या बताओगे। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो ये 4 गुणे x हो गया, तो x बराबर 20/4 लिखोगे ना आप, बराबर, और कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2.5, काट के देखो कि 5 आएगा, 5 आएगा, ओके, ठीक है। और यही चीज अगर मैं बोल दूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर गुणा करने पर हम लोग को आंसर 20 मिलेगा, तो हमको पहाड़ा ही नहीं पता, ठीक है। तो ये 8 गुणे x बराबर कितना लिखा मैंने 20, मतलब मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब ऐसा x है, उस x का मान निकालो जिसका 8 के साथ गुणा करने पर क्या आता है 20 आता हो। तो आपको x बराबर क्या लिखना पड़ेगा 20/8, तो x बराबर कितना आएगा 2.5, सही है, हाँ, 8 दूनी 16, 10 बढ़ाया 4 उतरा, ठीक है, 8 पंचे 40, ओके। ये तो हमारे पास एक चरांक वाला था, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको 2 चरांक वाली चीजें चाहिए। 2 चरांक वाली चीजें कैसे मिलेंगी, अभी नंबर्स मैंने ढूंढ लिया, आपको इसका आंसर पता होगा। ऐसे दो नंबर पता करो जिसको जोड़ने पर क्या आएगा 5 और घटाने पर क्या आएगा 1, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिसको जोड़ने पर 5 और घटाने पर 1 आए, तो मैंने क्या बोला, पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी y है, दोनों को जोड़ा तो एक समीकरण मिला आपको x + y = 5, और दोनों को घटाया तो मिला मेरे को समीकरण x - y = 1। तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा नंबर चल रहा होगा, 2 को जोड़ने पर 5 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को घटाने पर 1 आना चाहिए, तो आंसर होगा आपका 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5, और 3 और 2 को घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास वही रूल है, मान रखकर निरसन करना, क्रैमर विधि और गुणांकों को समान करना। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, जोड़ने पर, ये कट गया 6, x बराबर 6/2, x बराबर कितना आएगा 3। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर x + y = 5, x की जगह पे 3 रखा
y बराबर 5, y बराबर 5 में से कितना गया 3, तो y का मान कितना आया 2। ओके, ऐसे ही समीकरण आपको बनाने हैं और ऐसा समीकरण आपने कहां पर बनाया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, आपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसी क्वेश्चंस के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। ये तो जस्ट जनरली मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आपके एग्जांपल वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जांपल वाइज क्वेश्चंस क्या होंगे? आपको इसके अंदर पहले एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है किसी आयत की परिमिति आयत की परिमिति आपके पास 40 सेंटीमीटर दी है, ओके। और बोला है क्या, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। तो जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला कि आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, तो समझ जाना आपका पहला समीकरण है तक ही बनेगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपको उसके आगे लिखा होगा। तो आगे क्या लिखा था, आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आपको आयत की परिमिति कितनी दी है 40। देखो दूसरे में क्या लिखा हुआ है, आयत की लंबाई। मैं वर्ड इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। के दुगने से दो सेंटीमीटर अधिक है। पहला काम आपको क्वेश्चन के अंदर आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर ये दी हुई है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये दिया हुआ है। तो आयत की परिमिति में पहले ये पता कर लो कि आयत के अंदर क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या मितियां होती हैं, ठीक है। तो पहले तो उसमें कोड भी होता है, लेकिन कोड के बारे में यहां पे डिस्कशन किया, आयत में कोड नहीं होता। हाँ, आयत में कोड होता है ना, तो आयत में कोड होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको आयत के कोड के बारे में डिस्कशन किया? नहीं किया। जब आयत के कोड के बारे में डिस्कशन नहीं किया तो कोड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। यहां पर आपको आयत की लंबाई के बारे में बात की है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई को क्या माना मैंने? x। आयत की चौड़ाई को क्या माना? y, सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई को मानने के बाद मैंने क्या बोला था, पहला समीकरण आपका कब बनेगा? जब आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर दी है। तो मैंने आयत की परिमिति को 40 सेंटीमीटर लिया, तो आयत की परिमिति का सूत्र भी तो कुछ होता है। 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, इधर कितना लिखूं? 40, इधर 2 कोष्ठक में x प्लस y। तो ध्यान से देखना, ये 2x है, ये 2y है। 2 को आप इस साइड भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रांसफर करने से पहले थोड़ा सा गैप देके रखो तो थोड़ा इजी पड़ेगा। अभी मैं पहले ब्रैकेट को तोड़ देता हूं। 2x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई x है,
किसके बराबर है? उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक। क्या चीज? आयत की लंबाई जो है वो उसके चौड़ाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो आयत की लंबाई में कभी भी गुणा नहीं करना है आपको। उसने क्या बोला? उसका मान पहले से दिया हुआ है, हमको कंपैरिजन किसके साथ करना है? चौड़ाई के साथ। तो आयत की लंबाई क्या है? किसके बराबर है? उसकी चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई क्या है आपका? y। यहां पे क्या बोला है? दुगना, तो 2y प्लस 2। अगर यहां पे 2 सेंटीमीटर अधिक लिखा है तो प्लस किया मैंने, और 2 सेंटीमीटर कम दिया होता तो माइनस करता। अब मैं y को इससे ट्रांसफर करता हूं, तो x माइनस 2y बराबर कितना आया? 2। समीकरण नंबर ये 2 हुआ और ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब मैं क्यों यहां पर 2 से भाग नहीं दिया? y को देखो आप, इधर 2y है, इधर भी क्या है? 2y है। ठीक है, ये आप जब ज्यादा करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद क्वेश्चंस का जजमेंट मिल जाएगा कि हमको कब गुणा करना है, भाग देना है। अभी यहां पे अगर मैं x को काटने को सोचता ना, तो मैं यहां पे भाग देता। यहां पे क्या है? 2x 2y 40। अगर 2 से मैं भाग देता तो यहां पे x बचता, यहां पे y बचता, यहां पर 20 बचता, तो x कट सकता था। लेकिन हमको क्या अच्छा लगता है? जोड़ना कि घटाना? जोड़ना। तो जोड़ने के लिए यहां पर देखो क्या है? 2y प्लस में, यहां पर 2y क्या है? माइनस में। तो समीकरण 1 और 2 को मैं क्या करूंगा? घटाऊंगा कि जोड़ूंगा? जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 2y बराबर कितना? 40। और यहां पर क्या आएगा? x माइनस 2y बराबर कितना? 2। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 क्या होगा? घटेगा। ओके, क्या किया हमने? जोड़ने पर, तो यहां पर क्या हुआ? 2x 2y कैंसिल हुआ। यहां पर कितना आएगा? 42। यहां पर कितना आएगा? 3x। x बराबर कितना आएगा? 42/3 14। x की वैल्यू आएगी। और x का आंसर आने के बाद हमको क्या करना है? समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखना है? x का मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 14 रखने पर क्या आएगा समीकरण में? 2x प्लस 2y बराबर 40। 2 गुणे 14 प्लस 2y बराबर कितना? 40। 14 दूनी 28। 2y बराबर 40 में से 28 गया तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? y बराबर कितना? 6। वापस से फिर आपको आंसर लिखना है। वहां पर आयत की लंबाई x कितना है? 14। तो आयत की लंबाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करते हैं प्रथम दिन की बिक्री क्या है। पहले तो ये समझ लो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घड़ी वाला बनना पड़ेगा। तो घड़ी वाला बनेगा कैसे? तो क्या होगा? अभी हम 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम सारी घड़ी को काउंटिंग करेंगे, मैं कितनी घड़ी एक दिन में बेच रहा हूं। तो यहां पर उसी चीज को बताया गया है कि प्रथम दिन की बिक्री में कांटे वाली घड़ी कितनी बेची मैंने? 11। और डिजिटल घड़ी कितनी बेची मैंने? 6। तो मुझे उस दिन की जो कमाई हुई वो हुई है 4,330 रुपए। जब मैंने अगले दिन क्या किया, वापस से अपनी दुकान ओपन की, तो उस दुकान में कांटे वाली घड़ी कितनी बेची मैंने? 22। और डिजिटल घड़ी कितनी बेची? 5। और उस दिन जब मैंने घड़ी की संख्या को, बेचने की संख्या को बढ़ा दिया, कांटे वाली घड़ी देखो इसमें 11 बेचा और इसमें 22 बेचा, और इसमें डिजिटल घड़ी कितनी बेची? 6। और इसमें डिजिटल घड़ी कितनी बेची? 5। तो इस जगह पर जब दूसरे दिन मेरी बिक्री क्या हो गई? बढ़ गई।
और मुझे कमाई कितनी हुई 7,330 रुपए। ठीक है, तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि मैंने कांटे वाली घड़ी कितने रुपए में बेची, एक घड़ी मैंने कांटे वाली कितने में बेची और एक घड़ी मैंने डिजिटल कितने में बेची, आपको इसके बारे में बताना है। तो जब मैं कांटे वाली घड़ी का मूल्य निकालूंगा, पहले एक कांटे वाली घड़ी का मूल्य निकालना है मुझे, तो एक कांटे वाली घड़ी का मूल्य मैंने क्या माना, x माना, और एक डिजिटल घड़ी का मूल्य क्या माना, y माना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पहले समझो। अगर मैंने एक पेन अगर मैंने 10 रुपए का बेचा तो 2 पेन कितने में बेचूंगा, 20 रुपए में। हम ऐसा नहीं बात करेंगे, हम एक गुणे के रूप में बात करेंगे कि क्या बेच रहा हूं मैंने एक पेन 10 रुपए में बेचा तो 1 गुणे 10 करूंगा, 2 पेन अगर बेच रहा हूं तो 2 गुणे 10 करूंगा, अगर 10 पेन बेच रहा हूं तो 10 गुणे 10 करूंगा, 15 पेन बेचूंगा तो 15 गुणे 10 करूंगा, मतलब 15 गुणे 10 आएगा, वो 150 आएगा, 100 आएगा, वो आएगा, लेकिन गुणे के रूप में, क्योंकि यहां पर वो जो 15 है वो आपके पास है, कितना बेच रहा हूं, लेकिन वो नहीं पता है कि कितने में एक बेच रहा हूं। तो अब मैंने बोला कि उसको मैंने 10 रुपए में बेचा, अब मैं बोल देता हूं मैंने एक पेन x रुपए में बेचा। जब मैंने एक पेन x रुपए में बेचा तो 2 पेन कितने में बेचूंगा, 2 गुणे x, 3 पेन कितने में बेचूंगा, 3 गुणे x, और जब मैं 10 पेन की बात करूंगा तो 10 गुणे x, और 15 पेन की बात किया तो 15 गुणे x, बराबर। और वही चीज y पे भी आती है। एक इरेजर मतलब एक रबड़, आपका इरेजर को मैंने y रुपए में बेचा तो एक को y रुपए में बेचा, तो 2 को 2y में, 3 को 3y में, 10 को 10y में, 15 को 15y में। तो x और y की कंडीशंस ये होगी ना, तो यही कंडीशंस आपको यहां पे अप्लाई करना है। मैंने एक कांटे वाली घड़ी का मूल्य क्या माना, x माना, एक डिजिटल घड़ी का मूल्य क्या माना, y माना। तो पहली शर्त में पहले दिन की बिक्री आएगी और दूसरी शर्त में दूसरे दिन की बिक्री आएगी। तो कांटे वाली घड़ी कितनी बेचा है मैंने, 11, उसके एक घड़ी का मूल्य कितना है, x है, लेकिन इन दोनों को बेचने के बाद मुझे ये पैसा मिल रहा है कि एक को बेचने के बाद ये पैसा मिल रहा है, दोनों को बेचने के बाद मिल रहा है। जब मुझे दोनों को बेचने के बाद अगर ये मूल्य मिल रहा है तो दोनों तो जुड़े होंगे ना कि घटे होंगे, जुड़े होंगे। तो कांटे वाली घड़ी का मूल्य 11, एक का मूल्य x है और कितनी बेच रहा हूं, 11, तो 11x आएगा और 6y आएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4,330 रुपए। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा, कांटे वाली घड़ी कितनी बेच रहा हूं, 22, तो 22x प्लस 5y बराबर 7,330 रुपए, समीकरण नंबर 2। इसका सलूशन मैं नहीं करूंगा, इसका सलूशन आपको ही करना है। सिर्फ मैं क्वेश्चन में डिस्कशन कर दे रहा हूं कि इसको आप क्रैमर रूल से, क्रैमर विधि से नहीं करोगे, थोड़ा सा नहीं तो भारी पड़ जाएगा आपको। बताओ क्यों, नंबर्स छोटे हैं ये ठीक है, लेकिन ये नंबर्स बड़ा है ना, तो तिर्य गुणा करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इसे किस मेथड से सॉल्व करोगे, इसके पास क्या है 6, इसके पास क्या है 5, तो समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा, 5 से, और समीकरण नंबर 2 में 6 से, या तो फिर इसमें किससे गुणा, 2 से। अगर आपको x को काटना होगा तो ठीक है। आप इधर देखो, ये भी प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है, कंडीशन एक ही है, घटाना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा कर सकते हैं, 2 से, तो ये 11 क्या बन जाएगा 22, और ये नंबर कुछ 8,000 के आसपास आएगा।
बराबर ना, 8660। ठीक है, तो यहां पर ये इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये क्यों नहीं बोल रहा हूं y को काटने के लिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें 5 से गुणा, इसमें 6 से गुणा, तो नंबर्स और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा काम क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करना है, 2 से, और समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा करना है, 1 से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 22, यहाँ पे क्या होगा 12, और यहाँ पे क्या होगा 8660, और बाद में इन दोनों समीकरणों को क्या करोगे, आप घटाओगे। घटाने पे दूसरे वाले समीकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर। उदाहरण नंबर 3, ओके। उदाहरण नंबर 3 थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, आपको समझना है, इसको ध्यान से समझना। एक नाव 6 घंटे में प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तथा प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, ये पहला समीकरण आपको बनाना है इससे, और यही काम आपको दूसरे समीकरण से करना है। वही नाव 13 घंटों में प्रवाह की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो नाव का स्थिर जल में वेग और प्रवाह का वेग कितना होगा। नाव का स्थिर जल में मतलब जल के अंदर कोई भी प्रवाह नहीं है, तो नाव की स्पीड क्या होगी। ठीक है, और जल के अंदर अगर प्रवाह आती है तो उस प्रवाह का वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। कौन सी कंडीशन पे, इस 6 घंटे में 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर दोनों दूरी तय हो रही है। इस 13 घंटे में 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर दोनों दूरी तय हो रही है। ओके, लेकिन कंडीशंस देख लो, प्रवाह की विपरीत दिशा और प्रवाह की दिशा, प्रवाह की विपरीत दिशा और प्रवाह की दिशा, यही सबसे मेन है यहां पर समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना। अगर नाव, या तो फिर अगर मैं सिंपली ऐसे चल रहा हूं, मतलब मेरे को कोई धक्का नहीं मार रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं ऐसा चल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे कोई भी ताकत लग रही है नहीं, मेरे को खुद, मैं अपनी हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, जब मैं चल रहा हूं तो मेरी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मेरे हिसाब से होगी। लेकिन चलते चलते अगर पीछे से कोई मेरे को धक्का मार दे तो उसके धक्के का जो बल, ताकत है, वो मुझे लगेगा। तो मेरी स्पीड तेज होगी कि स्लो होगी, तेज हो जाएगी। लेकिन वो डिपेंड करता है किस साइड से मार रहा है वो धक्का।
मैं ऐसा चल रहा हूं, पीछे से कोई धक्का मारा तो मेरी स्पीड आगे हो जाएगी और तेज हो जाएगी। लेकिन अगर सामने से कोई धक्का मारता है तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मेरा जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे नाव की भी कंडीशन एक ही है, यही है। नाव स्थिर जल में कैसे चल रहा है उसका वेग बताओ। स्थिर जल में मतलब जब नाव उस नदी में कोई भी प्रवाह नहीं है तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो स्थिर जल में माना नाव का वेग x किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रति घंटा, ये लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पे देखो क्या है, ये क्या है, किलोमीटर, और वेग हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, तो यहां पे आवर्स दिया है, घंटे दिए हैं ना, तो अगर आवर्स दिया हुआ है तो किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में लिखना है आपको। और किसका वेग पूछा, प्रवाह का वेग, y किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, जब ये दोनों दिया होगा तभी आपको पता चलेगा कि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होगा और प्रवाह की दिशा में नाव का वेग क्या होगा। नहीं समझा आपको? स्थिर जल में नाव का वेग क्या है, x किलोमीटर पर आवर। नाव चल रही है, नाव चल रही है, नाव चल रही है। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ कि नाव जिस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा के संगत में क्या आया, प्रवाह आया। नाव चल रही है, ठीक है, नाव अपनी दिशा में क्या हो रही है, चल रही है। नाव इस तरह से चल रही है, ठीक है, नाव चल रही है और प्रवाह भी इसी दिशा की ओर आ रहा है। ठीक है, साथ साथ। तो मेरे को बताओ, अगर ये नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही होगी और प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। बराबर। लेकिन जब नाव ऐसा चल रहा है इस दिशा में और प्रवाह इस दिशा में आ रही है, सेम 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये 3 किलोमीटर से आ रहा है, तो प्रवाह और नाव जब एक साथ में आएंगे ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। 10 इधर और 3 इधर से आ रहा है, तो इसको कम करके इसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पीछे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, इसका वेग क्या है, ज्यादा है। पीछे नहीं जाएगा लेकिन ये कम जरूर हो जाएगा। बराबर। तो यहां पर क्या लिखना है, प्रवाह की दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में, प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव का वेग। स्थिर जल में नाव का वेग क्या है, x, और प्रवाह का वेग क्या है, y। ठीक है, जब विपरीत दिशा बोला तो नाव यहां से है और प्रवाह यहां से है, नाव यहां से है और प्रवाह यहां से है, तो स्पीड कम की ज्यादा, कम। और जब स्पीड कम होगी तो यहां पे x और y है ना, यहां पे 10 और यहां पे 3, तो 10 में से क्या जा रहा है, 3 जा रहा है, तो यहां पे x में से क्या जाएगा, y जाएगा। अब प्रवाह की दिशा में नाव का वेग, कंडीशन बताओ, x माइनस वाई इधर है तो उधर क्या आएगा, x प्लस वाई। क्यों, कि दोनों एक साथ संगत है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इतना आने के बाद अभी तक आपने समीकरण नहीं बनाया, अभी तक तो आपने माना है, ठीक है, अब आपको समीकरण बनाना है। तो
तो समीकरण बनाने के लिए आपके पास पहला समीकरण मैं यहां पर बना रहा हूं। सबसे पहले बताओ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे वेग, या तो चाल लिखते हैं, दूरी बटे वेग। अब दूरी क्या है और वेग क्या है और इसे मैं बटे में क्यों लिख रहा हूं? मुझे बताओ, ये क्या है 24 किलोमीटर, ये है 16 किलोमीटर। लिखा समय बराबर क्या? दूरी बटे वेग। जब हमने सूत्र समय बराबर दूरी बटे वेग लिखा तो मुझे ये बताओ कि 16 किलोमीटर 24 किलोमीटर, ऐसे दोनों टर्म्स को जोड़ने पर 16 किलोमीटर जोड़ा 24 किलोमीटर जोड़ा, तो मुझे बताओ कि कभी वो आंसर 6 घंटों में आ सकता है? नहीं आ सकता। डायरेक्टली जोड़ोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि किलोमीटर को जोड़ने पे आंसर किलोमीटर में ही आएगा। समय को जोड़ूंगा तो आंसर समय में ही आएगा। ठीक है, मैंने बोला 3 घंटे 4 घंटे तो जोड़ने पे 7 घंटे ही आते हैं, 16 घंटे 4 घंटे जोड़ने पे 20 घंटे ही आएंगे। कभी किलोमीटर और किलोमीटर को जोड़ने पे आंसर 6 घंटे नहीं आते। तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसके स्वरूप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब समय क्या होता है? दूरी बटे वेग। तो मुझे 16 किलोमीटर जाने के लिए कौन सी दिशा में गया? प्रवाह की विपरीत दिशा में गया। और 24 किलोमीटर जाना है तो प्रवाह की दिशा में गया। ठीक है, तो प्रवाह की विपरीत दिशा में मैंने 16 किलोमीटर दूरी तय की और प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय की। तो जब मैं प्रवाह की दिशा में 16 किलोमीटर तय कर रहा हूं तो उस वक्त वेग ये लग रहा है। प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या लग रहा है? x माइनस वाई। और जब मैं 24 किलोमीटर जा रहा हूं तो प्रवाह की दिशा में नाव का वेग क्या लग रहा है? x प्लस वाई। ओके, तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा प्रथम शर्तानुसार, बटे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि समय किस में आया है? दूरी बटे वेग में। कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो प्रथम शर्तानुसार में पहले मैं कैसा जा रहा हूं? प्रवाह की दिशा में जा रहा हूं कि प्रवाह की विपरीत दिशा में जा रहा हूं? प्रवाह की विपरीत दिशा में। जब प्रवाह की विपरीत दिशा में जा रहा हूं, कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है? 16। तो वेग कितना है 16 किलोमीटर के समय पे? x माइनस वाई। प्रवाह की दिशा में कितना किलोमीटर गया? 24। तो 24 बटे x प्लस वाई, क्योंकि 24 किलोमीटर मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं? प्रवाह की दिशा में। और प्रवाह की दिशा में नाव का वेग क्या है? x प्लस वाई। तो ये हुआ दूरी बटे वेग। किसमें बदला? समय। ये है दूरी बटे वेग, किसमें बदला? समय। और समय को जोड़ा तो आंसर कितना आया? 6 घंटे। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 1 बनेगा। इससे पहले हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जिसमें मैंने माना हुआ है 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए और 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर बी। ठीक है, अब यही द्वितीय शर्तानुसार में देख लो। द्वितीय शर्तानुसार में क्या है? कितने घंटे? 13 घंटे। प्रवाह की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। और प्रवाह की दिशा में कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर। इसमें भी कंडीशन वही आएगी। कितने घंटे? 13। प्रवाह की विपरीत दिशा में वेग कितना है? x माइनस वाई। कितना किलोमीटर जा रहा है? 36 किलोमीटर। करेक्ट। प्रवाह की दिशा में कितना किलोमीटर जा रहा है? 48। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? x प्लस वाई, क्योंकि प्रवाह की दिशा में नाव का वेग क्या है? x प्लस वाई। यह आया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आपको क्या करना है? x और y की मान को निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? पहले 1 बटे एक्स माइनस वाई को क्या मानेंगे? a,
1/x प्लस वाई को क्या मानेंगे b। तो पहला समीकरण क्या बनेगा 16a प्लस 24b बराबर कितना 6, और इसमें 36a प्लस 48b बराबर कितना 13। जब मैं उसके दोनों वैल्यू को a और b को निकाल लूंगा तो मुझे पुनः मानना पड़ेगा, और पुनः मानने पे वापस से मुझे दो समीकरण मिलेंगे। उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है, और वापस से लिखना है स्थिर जल में नाव का वेग और प्रवाह का वेग क्या होगा। ठीक है, ओके, चलो इतने क्वेश्चंस आज के लिए बहुत हुए। आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार देखो, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वापस से सॉल्यूशन करेंगे ये सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बस करते हैं।